नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वीडियो नंबर 2 है दोस्त। आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पे एक बहुत बेहतरीन सीरीज चल रहा है, शुरू हो गया है, जिसमें हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोस्त कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये जो दोनों किताब है इसको टोटल कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10। जी हाँ, थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि TRE4 में अभी समय है। अगर देखा जाए तो अभी जो स्टार्ट हम कर दिए हैं, अगस्त से शुरू हो गया। अगस्त है, नवंबर है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। अक्टूबर में तकरीबन आएगा वैकेंसी, नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो तकरीबन जितना टाइम है हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। 6 से 10th क्लास तक का साइंस का है, और इसके अलावा मैं अभी दिखाऊंगा मैथ्स का भी स्टार्ट कर दिए हैं। आ भी गया है 2 वीडियो मैथ्स का। साइंस का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने 6 चैप्टर किया था। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 एनसीईआरटी का कर लिया था और एससीईआरटी का कर लिया था। टोटल 6 चैप्टर उधर कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में भी हम लोग 4, 5 और 6 करेंगे, और इसका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों करेंगे, यानी आज भी 6 चैप्टर टोटल कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते इतने सारे क्वेश्चन के अलावे उसके जो सॉल्यूशन बताता हूं उसमें भी कितने क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखे होंगे, अगर जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा है उनको पता होगा कितना आसानी से सारे कुछ याद होते जा रहे हैं। नया प्लेलिस्ट भी बन गया है, वहाँ से जाके आप आराम से देख सकते हैं। बहुत वीडियो होंगे, इसलिए नया ही प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसमें सारे साइंस और एक प्लेलिस्ट में सारे मैथ रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ और साइंस दोनों का, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के सेशन शुरू करना चाहता हूं, उससे पहले बता दूं आपको कि ये जो सीरीज है इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं 6 से लेकर 10th क्लास तक का टोटल साइंस कराऊंगा। एक और सीरीज है, आप देख लीजिए। एक और ये सीरीज चल रहा है जिसमें ऑलरेडी ये वीडियो आ चुका है, यानी कि 4 लेसन कंप्लीट। जी हाँ, पहला वीडियो में 1 और 2 लेसन कंप्लीट कर पाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। 6 क्लास का भी चल रहा है, इसके बाद 7, फिर 8, फिर 9 ऐसे चलेगा। तो 3 और 4 लेसन भी कंप्लीट हो चुके, अपलोड हो चुका है ये वाला वीडियो। ठीक है, तो चैनल पर जाइए, देखिए, आसानी से समझिए, एकदम ईजी भाषा में समझाऊंगा आराम से आपको। इस बार मतलब 4.1 में एक सीट तो कन्फर्म है, जिम्मेदारी लेता हूँ। 4.0 में आपका एक तो सीट कन्फर्म है, आप टीचर बनेंगे किसी न किसी स्कूल में। बस फॉलो करिए, शांति से देखिए, क्लास में सब याद हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन में हम लोग करेंगे 4th लेसन से। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। कह रहा है वस्तु के समूह बनाना। वस्तु को इकट्ठा करके हम लोग समूह बनाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु नहीं है? धातु मतलब मेटल। मेटल कौन नहीं है? तो लोहा तो मेटल है, तांबा भी मेटल है, सोना भी मेटल है, ऑक्सीजन मेटल नहीं, नॉन मेटल है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। चलिए, सॉल्यूशन देखने से ना, यहाँ है सॉल्यूशन, देखिए। कह रहा है पहला का सॉल्यूशन, 4 आंसर जो बताए हमने। ऑक्सीजन एक गैर धातु है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से बिजली या गर्मी को संचालन करने में सक्षम नहीं है और प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिस पे प्रकाश पड़ के दूसरे दिशा में जाए, तो ऑक्सीजन पे प्रकाश पड़ के दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता, ऑक्सीजन के अंदर में निकल जाता है। बात समझ, क्योंकि ये गैस है, इसीलिए ये क्या है आपको नहीं, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक तरह से गैर धातु है, धातु नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जाता है कि कमरे के ताप पर गैर धातु तत्व गैस या ठोस दोनों मौजूद होते हैं। कमरे के ताप पर गैर धातु जो होता है तत्व गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, 1-2 गो ऐसा अपवाद में। चलिए, 2 क्वेश्चन हम लोग ने एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन पर गौर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में विलय नहीं है? जल में जो नहीं घुलेगा, नमक तो घुल जाता है, चीनी भी घुल जाता है, बालू नहीं घुलता है। बालू आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ नया बात मिल जाएगा, और मिल गया है जो आपके एग्जाम के लिए काम का है। कह रहा है पानी, नमक और चीनी की तरह सिलिका, जिसको रेत बोलते हैं, सॉरी जम्हाई आ गया था, रेत बोलते हैं। और इसका सूत्र एग्जाम में एक बार पूछा गया था, SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसी को बोलते हैं, कि बीच में बंधन नहीं तोड़ सकता। पानी जो है
इसके बंधन को नहीं तोड़ पाता है। नमक और चीनी का तो तोड़ देता है, लेकिन सिलिका का नहीं तोड़ पाता है। रेत एक गैर ध्रुवीय अणु है, अतः नमक और चीनी आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जबकि रेत पानी में अघुलनशील है। ध्रुवीय चीज़ जो होते हैं ना, वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। ध्रुवीय मतलब जैसे बच्चा वाली बात बताता हूँ, ये सब है नहीं, वो लिखने का ढंग ऐसा है कि आपको थोड़ा सा परेशान करे। बात समझ में आया? जो नहीं समझते उनको लगता है बाप रे ध्रुवीय ध्रुवीय क्या। देखिए जैसे सोडियम होता है पॉजिटिव और सिलिका क्लोरीन होता है निगेटिव, तो ये ध्रुवीय वाला हो गया। बात समझ में आया? ये सब चीज़ आसानी से घुल जाता है, बट बालू नहीं घुल पाता क्योंकि अध्रुवीय उसको माना जाता है। बहुत उस पर लटपटाने का जरूरत नहीं है, बेसिक याद रखना है, आगे बढ़ना है। निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण नहीं है? पारदर्शी जिसके अंदर प्रकाश पार कर जाता है। तो कांच में है प्रकाश चला जाता है, जल में है प्रकाश चला जाता है, वायु में है चला जाता है। लकड़ी आंसर हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी में है प्रकाश पार नहीं करता है। समझ गए? यहाँ पे वही डिटेल दिया हुआ होगा, आइए उसको भी पढ़ ही लेंगे ताकि कहीं एक आध क्वेश्चन यहाँ से बने तो उसको भी लपेट देंगे एग्जाम में। अपारदर्शी वस्तुएं वे होती है जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती है, जैसा लकड़ी, पत्थर हो गया, ईंट हो गया। जबकि पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से गुजरने देती है, इसीलिए लकड़ी अपारदर्शी वस्तु है, लेकिन कांच वगैरह क्या है, पानी क्या है, पारदर्शी है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा पर आइए, कह रहा निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल के साथ पृथक परत बना लेता है? मतलब जल में मिलेगा ही नहीं। सिरका मिल जाएगा, चीनी भी मिल जाएगा, नींबू का रस भी, तेल, ये जो तेल है ना, ये तेल अलग रहेगा, ये परत अलग बना लेता है। क्यों बनाता है? आइए उसको समझते हैं। चौथा प्रश्न था, कहा जाता है कि तेल जल में विलय नहीं होते हैं, ये जल के सतह पर पृथक परत बनाते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, तेल और जल का मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी देखिए, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो तेल और जल वाला हेट्रोजीनियस है, लेकिन अगर ऐसे समझिए कि आपको कोई कहे कि पानी में चीनी मिलाओ, तो इसको हम लोग बोल देंगे होमोजीनियस, क्योंकि ये मिल जाएगा। लेकिन पानी में बालू मिला दिया तो हेट्रोजेनियस हो गया। तो वही बात यहाँ कर विषमांगी, उसी को हिंदी में लिख दिया है। तेल और जल का मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। इसका हिंदी इंग्लिश एक ही होता है। अर्थात तेल और जल के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, जिसे हम कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, जिसमें दोनों अलग होता है, आपस में मिलता नहीं है। जैसे चीनी को घोलेंगे तो पूरा पानी में मिल जाएगा, लेकिन बालू को घोलिया तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कोलाइडी कहलाएगा। ठीक है, 4 तक हो गए बढ़िया से? जी सर बढ़िया से हो गए। 5वां क्वेश्चन को भी बढ़िया से करते हैं। निम्न में से कौन कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है, पढ़ते हैं, लकड़ी, लोहा, स्पंज, शीशा। अब इस समय में सोचिए कि कौन जो है मतलब कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो 5 का जो आंसर दीजिएगा ना, वो स्पंज को कहिएगा। स्पंज क्या होता है? सीट के गद्दा। कहा जाता है कि वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित किया जाता है, यानी जिसको कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित मतलब कंप्रेस हो जाना, नरम पदार्थ कहलाते हैं। कपास यानी रुई और स्पंज को आसानी से संपीड़ित किया जाता है, इसीलिए वे नरम सामग्री है। स्पंज अपनी सीलबंद पैकेज के अंदर नरम होते हैं, क्योंकि इनके आम तौर पर साबुन से उपचारित किया जाता है, जो उन्हें लचीला बनाए रखता है। जब पैकेजिंग किया जाता है, स्पंज अपनी सीलबंद पैकेजिंग के अंदर नरम होते हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर साबुन से उपचारित कर दिया जाता है, जो उन्हें लचीला बनाए रखता है। अब जैसे खाने वाला मिठाई ही देखना लीजिए, स्पंज मिठाई होता है, वो भी आ जाता है इसी चीज़ में, है कि नहीं? तो यहाँ तक क्लियर? चलिए अगला बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में धातु नहीं होते हैं? सोना, तांबा, चांदी, लकड़ी। लकड़ी में धातु नहीं है, होते हैं, ऐसा नहीं लिखना था, धातु नहीं है पूछना चाहिए था। लकड़ी धातु नहीं है। तो 6 का सोल्यूशन भी देख लेते हैं।
कुछ गुण वगैरह यहाँ लिखल पक्का होगा। देखिए जैसे लकड़ी और प्लास्टिक अधातु है, क्योंकि इनमें धात्विक विशेषताएं नहीं है, मतलब धातु वाला गुण नहीं है। तो धातु का गुण देखिए यहाँ कहता है धातुएं सामान्यतः कठोर प्रकृति के होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। तो आपको यह लकड़ी भी तो कठोर है, लेकिन लकड़ी दूसरा टाइप का कठोर है, लोहा अलग टाइप का होता है। मन में फील कीजिए कैसा होता है लोहा। बर्तन वगैरह किस टाइप के कठोर है, लकड़ी किस टाइप के कठोर है। धातुएं प्रकृति में लचीली होती है, धातुएं तन्य होती है। लचीली मतलब लंबा कर सकते हैं, लचीली मतलब जिसको पीट कर चौड़ा कर सकते हैं। तन्य मतलब खींच के लंबा कर सकते हैं। उन्हें पतले तारों में बदला जा सकता है। अब आपको हम एगो डंडा दे देंगे या कहेंगे इसको खींच के एक हाथ के डंडा को 5 हाथ का करो, आप कहिएगा होबे नहीं करेगा सर। अब आप क्यों नहीं होगा, तो आपका जवाब यही होगा कि सर ये लचीला नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन ढेर सारा रहेगा, आप आराम से समझते चलिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रत्येक तरल पदार्थ में एक लोहे की कील रखी जाती है, किस स्थिति में अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। सरसों का तेल, शीतल पेय मतलब ठंडा पीने वाला चीज़, सरसों का तेल, और भी ऑप्शन देखते हैं, इधर होगा क्वेश्चन, यहाँ है नारियल का तेल, मिट्टी का तेल। तो आपने देखा क्या, नारियल तेल जितना भी तेल है ना, उन सभी में क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर एक परत बन जाता है। तो जैसे ही आप शीतल पेय में रखिएगा ना, पीने वाला कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स में रख दीजिए, ठंडा में रख दीजिए, पानी ठंडा उसमें रख दीजिए, याद रखिएगा वो जंग लग जाएगा। क्यों लगेगा, तो उसका यहाँ सॉल्यूशन में दिया है, पढ़ते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ 2-3 पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन एक्स्ट्रा और भी बन सकता है। जिन सामग्री में ऐसे चमक होती है जो आमतौर पर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना जैसी धातुएं होती है। ठीक है। कुछ धातुएं अक्सर हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है और फीकी दिखाई देने लगती है। ध्यान रखिएगा, हवा और नमी दोनों मिलना चाहिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पानी के अंदर आप रख दीजिए एक कील और आप रख दीजिए मॉइस्चर, बरसात के दिन में कील, जंग जानते हैं, बरसात के दिन वाला में जल्दी लगेगा। मॉइस्चर वाला जगह पे, भींगा भींगा जगह पे जल्दी लगता है, क्योंकि हवा भी वहाँ होता है। पानी के अंदर हवा कम होता है, इसलिए जंग थोड़ा स्लोली लगता है। शीतल पे पानी कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड से बने होते हैं। देख रहे हैं यहाँ लिखा गया, पानी कार्बन डाइऑक्साइड एसिड से बने होते हैं, जिसके कारण लोहे की कील में जंग लग जाती है और धुंधली दिखाई देने लगती है। तो क्लियर है, 7 नंबर तो हो ही गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। साथ दीजिए, आप लोग का साथ बस बना रहे, विश्वास कीजिए, भरोसा हम पर किए हैं, एक सीट दिलाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। निम्नलिखित में से एक पदार्थ चुने जो पानी में पूर्णतः घुलनशील हो। चॉक पाउडर नहीं, पूरा नहीं घूमेगा। चाय की पत्ती नहीं, पूरा नहीं होगा। ग्लूकोज और चूरा, ग्लूकोज पूरा घुल जाएगा, चूरा ये सब चीज़ नहीं पूरी घुलेगा। 8 का सॉल्यूशन पर ताक लेते हैं, और भी एक्स्ट्रा कुछ बातें। ये तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिया है, जैसे यहाँ देख लीजिए, सिंपल लिख दिया है कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। ग्लूकोज पानी में पूरी तरह घुलनशील है, और सब चीज़ नहीं पूरी घुलेगा। चलिए 8 अगर बना लिए है, 9 का जवाब दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है 9। अगर किन्हीं को देखने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा रेजोल्यूशन अपना बढ़ा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत इंटरनेट आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है। आपको निम्नलिखित सामग्री प्रदान की जाती है। आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच का गिलास। आप उपरोक्त में से किस सामग्री को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे जिसमें ई पार से ऊपर प्रकाश चला जाएगा? तो मैं टिक कर रहा हूँ। आवर्धक लेंस में चला जाएगा, दर्पण में नहीं जाएगा, स्टेनलेस स्टील प्लेट में नहीं, कांच का गिलास में चला जाएगा। 1 और 4 वाला आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिसके आर पार वस्तुएं देखी जा सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं। कई बार तकनीक से बताया, जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, ये सब चीज़ होगा, प्रकनली, शीशा का चीज़। पारदर्शी वस्तुओं में आवर्धक लेंस और कांच के गिलास शामिल है। चलिए अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखते देखते 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारी बातें सीखे हम लोगों ने अभी। बूझो नाम का कोई है। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित सामग्री रखा हुआ था। दर्पण था, आईना, तेल से सना कागज था, तेल में भींगा हुआ कागज, चुंबक भी था, कांच का चश्मा भी था। अपारदर्शी कौन है? जिसमें प्रकाश ए पार से ऊपर नहीं जाएगा। दर्पण में जाएगा, नहीं जाएगा। तेल से सना कागज में चला जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाएगा लेकिन जाएगा। चुंबक में भी नहीं जाएगा।
कांच का चश्मा में चला जाएगा, यानी 1 और 3 किस में है, वही आंसर होगा। सॉरी क्या पूछा है, अपारदर्शी, हाँ तो सही है 1 और 3 वाला। 10 का हो जाएगा आंसर 3 नंबर। चलिए थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन, 10 का 3 था जी था, अब इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा निहार लिया जाए, कुछ नई नई बातों सीख लिया जाए। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देते अपारदर्शी कहलाते हैं। लकड़ी, कार्डबोर्ड और धातुएं अपारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। आगे कहता है कि दर्पण प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, अतः दर्पण तथा चुंबक अपारदर्शी होते हैं। तेल से सना हुआ कागज पारभासी होता है क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा जा प्रकाश जाता है, जबकि चश्मा जो होता है पूरी पारदर्शी होता है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, 11वां पढ़ते हैं। कक्षा में एक गतिविधि कराते समय शिक्षक ने पहेली नाम का कोई है, पहेली को एक पारभासी सामग्री सौंपने के लिए कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चुनकर अपने शिक्षक को देगी? कांच का गिलास नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी प्रकाश जाएगा। पारभासी में हल्का हल्का जाएगा। दर्पण एकदम नहीं देगी, इसमें प्रकाश पार करता ही नहीं है, रिटर्न हो जाता है। मलमल का कपड़ा, एल्युमिनियम पन्नी, तो मलमल का कपड़ा आंसर हो जाएगा। 11 का 3 मलमल का कपड़ा में जाएगा प्रकाश इधर से उधर थोड़ा सा। आइए यहाँ देखते हैं इसका सलूशन। यहाँ रहा आपके स्क्रीन पे। वे सामग्री जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने से गुजरने देते हैं, मतलब कम पारभासी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बटर पेपर और पुराने कांच के दरवाजे। मलमल का कपड़ा एक पारभासी वस्तुएं हैं। एल्युमिनियम फॉयल और दर्पण अपारदर्शी होते हैं, जबकि कांच का गिलास पारदर्शी होता है। तो ये सब बात तो आसानी से समझा जा सकता है, फिर भी रिवीजन करना हर चीज़ जरूरी है। निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा जोड़ा पानी से आधे भरे गिलास में तैरता रहेगा? पानी से आधा भरा गिलास में क्या तैरेगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। सूती धागा, थर्मोकोल, पंख, प्लास्टिक की गेंद, पिन, तेल की बूंदे, रबर बैंड, सिक्का। 12 का क्या हो सकता है आंसर? सही है, 12 का 2 ही होगा, पंख और प्लास्टिक का गेंद। ये तैरेगा। जैसे सूती धागा डूब जाएगा, इसमें पिन डूब जाएगा, इसमें सिक्का डूब जाएगा। क्लियर है? थर्मोकोल नहीं डूबेगा पहला वाला में, तेल की बूंदे नहीं डूबेगा, रबर बैंड नहीं डूबेगा, लेकिन दोनों की बात किया है तो आंसर क्या हो जाएगा? तैरता रहेगा, यही वाला। इसके सॉल्यूशन पर आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जो पदार्थ हल्के होते हैं वे पानी की सतह पर तैरते हैं और तैरने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पंख और प्लास्टिक की गेंदें वजन में हल्की होती है और पानी की सतह पर तैरती है। सूती धागा पहले तैरता है फिर पानी में डूब जाता है, जबकि थर्मोकोल पानी में तैरता रहता है। तो ये सब बात हम लोग समझते हैं। और भी कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि पिन पानी में डूब जाता है जबकि तेल तैरता है, रबर बैंड पानी में तैरता है लेकिन सिक्का डूब जाता है। तो चलिए ये सब हो गया बात। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेफ्टी पिन बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी और कांच? नहीं। प्लास्टिक और कांच? नहीं। चमड़ा और प्लास्टिक? नहीं। स्टील और प्लास्टिक? हाँ, इन दोनों चीज़ का बन सकता है, इन दोनों चीज़ का संभव है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है सेफ्टी पिन बनाने के लिए आमतौर पर प्लास्टिक और स्टील का प्रयोग होता है। सेफ्टी पिन लकड़ी, कांच और चमड़े आदि से नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? सोना चमकदार है, चांदी चमकदार है, हीरा चमकदार है, लकड़ी नहीं होगा। यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सॉल्यूशन भी हर बार दिखा दे रहे हैं, एक छोटा पॉइंट भी होगा तो वो भी हम लोग पकड़ लेंगे। कुछ सामग्रियों पर एक विशेष चमक होती है जिसे चमक कहते हैं। ठीक है, जिन सामग्रियों में ऐसी चमक होती है वे आमतौर पर धातु होती है, ये भी सही बात है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, सोना, ये सभी ठीक है। लकड़ी चमकदार नहीं होते, यह प्राकृतिक में अपारदर्शी होते हैं, ये सब बात भी हम लोग जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर रहा ये।
अरे सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर क्लिक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों को सत्य नहीं है? सत्य नहीं पर ध्यान रखिएगा, गलत पहचानना है। सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है, मतलब किसी भी जो मैटर है उसको आसानी के लिए ऐसा किया गया है। सामग्रियों को उसके गुणों को अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया गया है। सामग्री को मनोरंजन के लिए समूहित किया गया, नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सामग्रियों को उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया गया, मतलब एक जगह ग्रुप किया गया है या क्लासिफिकेशन किया, क्यों किया गया? तो ये सब काम के लिए किया गया है, लेकिन ये मनोरंजन के लिए थोड़े ना किया गया है। अच्छा, इसका सलूशन नहीं देखे, सलूशन देख ही लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं सलूशन। किसी सामग्री का उपयोग उसके गुणों और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना है। सामग्री में अलग अलग गुण होते हैं, जैसे खुरदरापन, चमक होता है, पारदर्शिता होता है, घुलनशील होता है, प्लवनशीलता होता है, चुंबक के प्रति आकर्षण आदि होता है। सामग्रियों को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि गुणों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और 17, निम्नलिखित में से बेजोड़ पर पता लगा। बेजोड़ अच्छा वाला नहीं, बेजोड़ मतलब जो जोड़ा नहीं लग पा रहा है। तवा, कुदाल, प्रेशर कुकर, इरेजर, बताइए जरा। कुदाल, इरेजर, तवा और प्रेशर कुकर, ये वो सभी चीज़ आयरन का होता है। प्रेशर कुकर क्या चीज़ का रहता है? एल्युमिनियम का रहता है। आई थिंक इसके आधार पर आंसर ना हो सकता है, ऐसा ना सोच लिया यही आधार पर आंसर होगा। इरेजर होगा, सॉरी, यहाँ इरेजर वही वाला है। कुदाल, प्रेशर कुकर, तवा, ये सब क्या चीज़ का, धातु का बना है, लेकिन ये जो है इरेजर ये प्लास्टिक का बना होता है, रबर का, सॉरी। ठीक है, यहीं पे सॉल्यूशन होगा। कहाँ गया? पढ़ लेते हैं 16 का, ये रहा। ठीक है, रबर से बने होते हैं, जो मैंने बोला वही चीज़ लिखा गया भी है। इसका बताइए, कार के फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? पारदर्शी का किया जाता है। ये तो बच्चा बता देगा ना कि पारदर्शी का, तभी तो सामने से आप देख पाएंगे। पहला मतलब कंप्लीट हुआ, चौथा अब पांचवा हम लोग लेकर चलेंगे। पारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। इसका उपयोग कार के सामने का शीशा विंड स्क्रीन बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ड्राइवर को सड़क दिखाई देता रहे। तो 4 लेसन कंप्लीट हो गया। 3 पहला वीडियो में कर चुके थे, अभी और करेंगे। इसमें 3 लेसन अभी यहाँ करना है, फिर 3 उसमें करना है। उसमें कम क्वेश्चन रहता है SCERT में, NCERT में थोड़ा ज़्यादा रहता है। देखिए, अब बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन देख रहे हैं, पूरा उस चैप्टर का निचोड़ हो चुका है। अगर आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना है तो फिर एक्स्ट्रा आगे बहुत सारा इस दुनिया में क्वेश्चन है, वहाँ से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बहुत सारा हम कराते हैं, उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इस किताब को थ्योरी पढ़ने का जरूरत मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा, फिर भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कि सारी जो निचोड़ आप निकालेंगे पढ़ के, वही चीज़ यहाँ निकाल के रख दिया गया है। निम्न में से, जैसे नया चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, मतलब हटाना। निम्नलिखित में से कौन पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि है? तो सभी है, अपसादन, निष्पावन, निस्तारण, सभी है। सभी से हम लोग कोई ना कोई चीज़ को आपस में अलग करते हैं, जो मिल गया है गलती से या जानबूझ के मिलाया गया है। सॉल्यूशन यहाँ पे कह रहा है कि पृथक्करण वह प्रक्रिया जिससे हम पदार्थ के किसी मिश्रण के पदार्थ को अलग करते हैं। अपसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन इत्यादि ये सभी पृथक्करण की विधियाँ है। क्या क्या है आगे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अभी थोड़ा देर मुझे दीजिए, इधर उधर हो जा रहा है अभी। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। कह रहा है अनाज के पत्थरों को पृथक किस विधि से किया जाता है? तो हस्तचयन द्वारा, क्योंकि हाथ से ही चून के अनाज के जो कंकर होते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। तो क्या आंसर देंगे हम लोग? हस्तचयन द्वारा। क्लियर है ना? सॉरी, देखिए क्लिक हो गया अलग, 1 सेकेंड अब मुझे लगेगा, इसको यहाँ से कट करना होगा। अब आ जाएगा, आजा भाई, लेट ना करो। आ गया, हस्तचयन होगा। सॉल्यूशन पर थोड़ा नज़र मारते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि
हस्त चयन वो विधि है जिसमें हम हाथों के माध्यम से पदार्थ को अलग कर देते हैं। इस विधि का उपयोग हम गेहूं, चावल या दालों में मिट्टी के कण, पत्थर आदि भूसी, कंकर को हटाने के लिए करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। रेत और जल के मिश्रण को जल का पृथक किस विधि द्वारा किया जाता है? वाष्पन करके। बात सोचिए, रेत और जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? निस्तारण, निस्यंदन, चालन, इनमें से कोई नहीं। 3 का क्या जवाब दीजिएगा? एक तो निस्तारण विधि भी कर सकते हैं आप, बहुत देर तक छोड़ दीजिए, जितने भी रेत होंगे नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर से धीरे से आस्ते निस्तारित करके जल ढार लीजिए। वाष्पन भी एक विधि अच्छा है। रेत और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं। रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाता है, इसे अपसादन बोलते हैं। बैठने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिससे निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। पता है इसमें वाष्पन भी ऑप्शन देता है ना, फिर बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था इसलिए आराम से हम लोग टिक कर पाए, वरना उसके बाद पागल हो जाते क्या कर रहे, दोनों हो जाता आंसर। द्रव तथा इसमें अविलेय पदार्थों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? द्रव है कोई, उसमें अविलेय पदार्थ है, तो कैसे उसको अलग करिएगा? जो उस द्रव में नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं निस्यंदन विधि द्वारा अलग करते हैं। अब इसमें ढेर सारी बात दिया गया है, आइए निस्यंदन के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया। 4 का सलूशन ये रहा। कहा जा रहा है कि अघुलनशील ठोस को एक तरल से अलग करने के लिए निस्यंदन प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो ठोस फिल्टर पेपर में जमा हो जाता है उसे अवशेष कहा जाता है। जैसे फिल्टर पेपर लगाया जाता है। आसवन विधि का उपयोग उन द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। फिर से सुनिए मेरी बात, आपने क्लास याद अगर हो तो आपने 8 या 9 में ऐसा कुछ है, मुझे उतना कंफर्म नहीं हूँ, उसमें एक ऐसे बीकर बना हुआ रहता था, आप देखे होंगे, और उसमें ऐसे पाइप ढेर सारा लगा रहता है, और उसमें आप देखते होंगे कि इसमें पेट्रोलियम रख के गर्म किया जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़, कभी पेट्रोल निकलता है तो कभी डीजल, फिर किरोसिन, कभी कोल तार, पैराफिन, ऐसा कुछ कर करके निकलता है उसमें से, तो अलग अलग टेम्परेचर पर। तो उस विधि को ना प्रभाजी आसवन विधि ही देखे होंगे लिखा हुआ रहता था, ठीक है, किताब में याद हो शायद तो आपको, तो वही यहाँ पे लिया है, आसवन विधि उसी को बोलते हैं। उसमें ध्यान रखना होता है कि क्वथनांक जो होता है ना अलग अलग पदार्थ का अलग अलग हो, इस तभी वो प्रक्रिया होता है। और ये जो दिया गया था फिल्टर पेपर वाला, ये निस्यंदन विधि द्वारा दिया था। निस्तारण अलग है, निस्यंदन अलग है। निस्तारण में क्या होता है कि जब जैसे बर्तन में बालू नीचे बैठ गया तो उसको आप ढार के ऐसे ऊपर से पानी ले लेते हैं, नीचे बालू रह जाता है, उसको निस्तारण बोलते हैं। निस्यंदन में क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर वगैरह लगा दिया जाता है और धीरे धीरे पानी नीचे गिर जाता है, उस फिल्टर पेपर पर ठोस जम जाता है, उसे हम लोग अवशेष बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन, ये भी एक प्रक्रिया है। पदार्थ के ठोस और गैसीय चरण के बीच स्थानांतरण, जिससे कोई मध्यवर्ती तरल अवस्था नहीं होती है। जैसे नेफ्थलीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, ये सब चीज़ को ना कम्फूर जिसको कपूर बोलते हैं, उसको भी रख दीजिएगा तो पानी नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या चीज़ में तब्दील हो जाएगा, ठोस से गैस में, और गैस को जैसे ही ठंडा करिएगा तो डायरेक्ट ठोस में बदलता है, ये ध्यान रखना होता है। तो उसे ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 8 कहता है, पहेली, एक लड़की है, पहेली ने कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी सब्जी, बैंगन, आलू सभी मिलाकर एक थैले में खरीद लिया। उन्हें अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग करेगा? हाथे से चुनकर अलग करिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सोल्यूशन 9वां पढ़ेंगे, उसी समय पढ़ लेंगे। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, यानी चीनी का बीमारी है उनको। उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली, फैट वाली लस्सी लेने को सलाह दी। इसे तैयार करने के लिए बूझो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करेगा? जैसे मान लेते दही है आपके पास, आपको लस्सी बनाना है, अब उसमें से मक्खन अलग करना है, तो पतला छाछ तैयार करना है, तो क्या कहिए उसको? मंथन कहिएगा, निस्यंदन कहिएगा, निस्तारण तो होगा नहीं क्योंकि ढारना है। विनोइंग करके यहाँ तो होता नहीं, विनोइंग होता है जब पंखा चला दीजिए, उसके सामने ऐसे एक सूप में लेकर और चावल को रगड़ के गिराइए, तो चावल में से भूसी अलग हो जाएगा, चावल नीचे गिर जाएगा, प्रेशर से भूसी दूर चला जाएगा हल्का होने के वजह से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? विनोइंग।
निस्पंदन अभी बताए हैं, फिल्टर पेपर से दही तो होगा नहीं, मंथन विधि उसको बोलते हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पहले देख ही लेते हैं इसके 9 के। एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, कितना नंबर क्वेश्चन था, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन नंबर गलती मैं पढ़ लिया हूँ, 1 सेकेंड मुझे दे दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी हम सोल्यूशन अलग देख रहे थे, यहाँ है 9 नंबर। देखिए 9 का सोल्यूशन यहाँ कह रहा है कि मंथन या मथना एक ऐसी विधि है जिससे दूध से क्रीम यानी कि वसा की फैट की अलग कर लिया जाता है, जिससे बाद में घी बनता है। दूध या दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और बचा हुआ भाग छाछ या लस्सी के रूप में तैयार किया जाता है। क्लियर है बात? जी हाँ सर, क्लियर है। इसको पढ़िए, कह रहा है किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील पदार्थ को अलग करने के लिए, गौर से सुनिएगा, निस्पंदन विधि का उपयोग किया जाता है। दूध में कॉर्नफ्लेक्स को छान कर अलग किया जाता है चछन्नी से। चछन्नी जो हो जाता है वो निस्यंदन का एक भाग हो जाता है। पानी में नमक और दूध में चीनी पूरी तरह घुल जाते हैं, मतलब पानी में नमक और दूध में चीनी, इन्हें छान कर अलग नहीं किया जा सकता। तेल और पानी के मिश्रण को निथारना द्वारा अलग किया जाता है। निथार कर मतलब अस्थिर से ऐसे करके आप निकाल लेंगे। ऐसे वो कीप होता है, कीप में एक नल लगा रहता है, कीप में ऊपर डाल दीजिए, धीरे धीरे कीप को खोल दीजिए, नीचे आपका जो भारी है पानी नीचे निकल जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम कर पाए। क्वेश्चन था 10 नंबर, जो हाँ अभी हमने सोल्यूशन पढ़ा। निस्पंदन विधि, पानी से तेल नहीं होगा, दूध से कॉर्नफ्लेक्स आंसर होगा। 10 का क्या हो जाएगा? दूध से कॉर्नफ्लेक्स हम लोग अलग कर पाते हैं, निस्यंदन मतलब छान कर। डंठलों के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेसिंग करते? थ्रेसिंग करते क्या करते? उसको थ्रेसिंग, झटका देना। 12 कह रहा है क्वेश्चन, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। राजमा चावल है, दालें और चावल है, चावल के टुकड़े और मक्का है, आलू वेफर्स और बिस्कुट है। इनमें से किसे विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? विनोइंग करते समय एक हल्का होना बहुत जरूरी है। राजमा और चना है, दालें और चावल है, अच्छा 2-2 करके ऑप्शन दिया गया है, तो एक बहुत भारी एक हल्का का ग्रुप खोजना है आपको। जैसे चावल के टुकड़े और मक्का, चावल का टुकड़ा बहुत छोटा छोटा होता है और मक्का बड़ा होता है, तो विनोइंग विधि द्वारा अलग कर सकते हैं आप। तो 3 तो होगा, पहला ऑप्शन गया, 3 इसमें नहीं है। ये सब सेम साइज का होता है तकरीबन, ये सब तो अलग नहीं हो सकता। एक आलू वेफर्स और बिस्किट अलग हो सकता है, मतलब वेफर्स क्या होता है? चिप्स और बिस्कुट, इसको अलग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सॉल्यूशन पढ़ लेते, 2 का सॉल्यूशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। यहाँ पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि अनाज के डंठल आदि से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में अनाज के बीज को मुक्त करने के लिए डंठल को पीटा जाता है। कभी कभी बैलों की सहायता से मराई, गौर से सुनिएगा, मराई की जाती है। बड़ी मात्रा में अनाज मराई के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसको थ्रेसिंग मशीन बोला जाता है। ये भी हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसको पढ़ लीजिए। निष्पावन, जिसको विनोइंग बोलते हैं, का उपयोग मिश्रण के भारी और हल्के, अभी मैं बोल रहा था ना, भारी और हल्के घटकों को हवा द्वारा झटका के देकर अलग किया जाता है। मकई के साथ चावल के टुकड़े और बिस्किट के साथ आलू के वेफर्स के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा उपयोग किया जा सकता है। आलू में जैसे अब बिस्किट है, जैसे उसको हवा में गिराइएगा तो बिस्किट नीचे गिर जाएगा, और पतला पतला होता है वेफर्स, तो आगे फेंका जाएगा। राजमा और दाल ये सब को अलग नहीं कर सकते हैं आप। आज के सेशन में 3 चैप्टर टोटल करें, जिसमें से 2 चैप्टर आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है।
चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे के गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे से अनाज को अलग करने के लिए तो क्या विधि अपनाएंगे? थ्रेसिंग करेंगे, छानना करेंगे, निष्पादन करेंगे, विनोइंग करेंगे। विनोइंग करेंगे, सारा आटे उड़ जाएगा, छानना पड़ेगा उसके लिए छन्नी लगाकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने घर पर मक्खन और मलाई में से घी बनते हुए देखा होगा। घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, निस्सारण, निस्पंदन, मंथन। क्या प्रक्रिया होता है? इतना आसान होगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है? अच्छा, 2 विधि लग सकता है, इसीलिए इसका संयोजन बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आंसर भी दिया गया है 14 का 2। तो यहाँ मत सिर्फ इस पे मार दीजिएगा, आइए उधर है इसका 14 का यहाँ आंसर है। यानी आंसर आपका क्या क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। दोनों विधि का प्रयोग होता है। देखते हैं क्या क्या है। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है आप लोग आंसर समझ गए थे पहले ही। 2 और 3 ये दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। निस्तारण या निस्पंदन दोनों विधि का प्रयोग करके अलग किया जाता है। आइए 13 और 14 का सलूशन पढ़ते हैं। यहाँ से कहा जाता है अशुद्धियों को छलनी से छान के अलग करते हैं। पहेली को आटे से दाने अलग करने के लिए छलनी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बढ़िया सा क्वेश्चन समझिए। घी को छान कर या निस्तारण उसी को बोलते हैं के द्वारा अवशेष से अलग किया जाता है। यदि ऐसे तरल पदार्थों के मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा जाए तो वे 2 अलग अलग परतें बन जाते हैं। शीर्ष परत बनने वाले घटक को फिर निस्तारण द्वारा अलग किया जा सकता है। इसलिए दोनों विधि इसमें टिक लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। 15 कह रहा है एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट वापस पाने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है, जैसे ही घोलिएगा पूरा ब्लू ब्लू पानी आपका कर देगा। तो 15 का आप दूसरा वाष्पीकरण करेंगे, फिर कॉपर सल्फेट बढ़ जाएगा, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा पूरा फुल स्क्रीन पर। थोड़ा साइज छोटा मैं कर दिया हूँ, आप थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन बढ़ा के रखेंगे। गर्मियों के दौरान बूझो, मतलब एक बंदा है बूझो, अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी ले जाता है। एक दिन वो अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया। बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? उबलना और संघनन, वाष्पीकरण और संतृप्ति। वाष्पीकरण, संघनन। क्या आंसर हो जाएगा? पहले तो वाष्पीकृत हुआ, ठीक है, और जहाँ वो संघनित हो गया ठंडा होने की वजह से, तो ये दोनों लग जाएगा। तो 16 का आंसर का जवाब 3 दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर तीनों का सलूशन एक साथ पढ़ लेंगे। पहेली ने बूझो से 1 गिलास पानी मांगा। उसने उसे 1 गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहले वे गिलास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी और बूझो से पूछा कि ये पानी की बूंदें कैसे बनी। निम्नलिखित में से बूझो का उत्तर क्या होना चाहिए? गिलास से पानी का वाष्पीकरण हुआ? नहीं। गिलास से रिसने वाली पानी है? नहीं। वायुमंडलीय जल वाष्प का वाष्पीकरण हुआ? नहीं, वाष्पीकरण नहीं हुआ, संघनन हुआ। वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन हुआ। वातावरण में जो जल वाष्प है वो संघनित हो गया एक जगह। बात समझ में आया? चलिए इसके आंसर को पढ़ते हैं सबके। यहाँ कह रहा है कि जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का उपयोग घोल से घुलनशील ठोस कॉपर सल्फेट के अलग करने के लिए किया जाता है। गर्म करने पर पानी वाष्पीकृत हो जाएगा और ठोस जो कॉपर सल्फेट है वो नीचे बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बोतल की भीतरी सतह पानी की बूंदें वाष्पीकरण और संघनन के कारण बनती है। क्लियर है बात? ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। मैं जान के सारी बात समझाते चल रहा हूँ। जल वाष्प को तरल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। बेसिक बात है। जब हवा में मौजूद जल वाष्प पानी की गिलास के संपर्क में आता है तो वह संघनित होकर पानी में बदल जाता है। कांच की सतह पर पानी की बूंदें वायुमंडलीय जल वाष्प के संघनन के कारण बनी थी। तो यहाँ पे 2 चैप्टर हम लोगों ने दोस्त कंप्लीट किया। अब आइए
ये चैप्टर कर लेते हैं एनसीईआरटी का, इसके बाद एससीईआरटी का करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, तीनों चैप्टर तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर बदलाव। क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे उल्टा किया जाता है। पेड़ों की कटाई, घी का पिघलना, मोमबत्ती जलाना, फूल का खिलना। ये उल्टा हो सकता है, घी का पिघलना फिर घी का जमना। ये हो सकता है कि नहीं उल्टा हो सकता है? सोचिए ज़रा, कहिएगा यही तो उल्टा हो सकता है सर। सॉल्यूशन पढ़ेंगे और भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बार बार वहाँ जाने से समय बर्बाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? सीमेंट का सख्त होना, हाँ इसको उल्टा नहीं कर सकते आप। आइसक्रीम का जमना, इसको उल्टा कर सकते हैं। एक दरवाज़ा खोलना, ये भी कर सकते हैं। चॉकलेट का पिघलना, फिर जमा भी सकते हैं, पहला आंसर हो जाएगा। ये आप फिर रिपीट नहीं कर सकते। आगे कहा जा रहा है, सोल्यूशन में बताऊंगा अभी, आप टेंशन ना लीजिए। लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रिंग फैलता है, ये सही है। ठंडा होने पर रिंग लगभग एक ही आकार की हो जाती है, ये भी सही है। इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। अच्छा, ये क्या है? रिंग अपना आकार बदलता है और परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है। यही गलत मुझे लग रहा है। ये परिवर्तन उल्टा है, रिंग फैल जाएगा तो फिर सिकुड़ भी जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं संभव है, मतलब फैल जाएगा तो फिर छोटा नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? हो जाता है। मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन देखा। मोमबत्ती जलाते समय मोम पिघल रहा है, ठीक है। मोमबत्ती जल रही थी, ठीक है। मोमबत्ती का आकार कम हो रहा था, ठीक है। पिघली हुई मोम जम रहा था, ठीक है। उपरोक्त में से वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा किया जा सकता है। आइए हम फटाफट बता दें उल्टा किसको कर सकते हैं। मोम पिघल रहा था, ये फिर से जम भी जाएगा। मोमबत्ती जल रही थी, उल्टा नहीं हो सकता। मोमबत्ती का आकार कम हो रहा था, ये भी नहीं हो सकता। पिघला हुआ मोम जम रहा था, ये भी ठीक है, इसको फिर पिघला भी सकते हैं आप। तो 4 का क्या हो जाएगा? 1 और 4 आंसर। 1 और 4 नंबर में है, तो यही आंसर हो गया। 5 नंबर कह रहा है कि नमक को उसके घोल, पानी में घुला हुआ नमक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ के जवाब देना है। पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करने और पिघलाने से उल्टा किया जा सकता है। देखते हैं, पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। पानी में नमक का मिश्रण एक अस्थायी परिवर्तन है। पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। यही आंसर लग रहा है, हो जाएगा। लग रहा है आपको? यही ना हो जाएगा, वाष्पीकरण करेंगे फिर प्रक्रिया उल्टा। चपाती को बेलना और चपाती को पकाना बे परिवर्तन है। जैसे चपाती को बेलना नॉर्मल है, फिर आप उसको गंदा कर दीजिए, मतलब जैसा था वैसा लोइया कर दीजिए, फिर फैला दीजिए। लेकिन जैसे ही पका दिए तो वो हो गया, फिर आप उसको आटा नहीं बना सकते। उल्टा किया जा सकता है, क्रमशः लिखा यही होगा। पहला वाला उल्टा किया जा सकता है, दूसरा उल्टा नहीं किया जा सकता। तो 6 का आंसर क्या दीजिएगा? 3 नंबर। देखने में कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। 7 नंबर कह रहा है, लोहे का रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगने से पहले रिंग को गर्म किया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर लोहे का रिम क्या हो जाता है? फैल जाता है, और फिर ठंडा होने पर लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है, सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले फैलता है, फिर शीतल अनुबंधन पर और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। तो यही आंसर हो जाएगा। पहले वो फैल जाता है, फिर जैसे ही उस पर रख देते हैं और पानी डाल देते हैं तो फिर उस पर अच्छे से चिपक जाता है। ये जो इसका बात हो रहा है, ये रिंग पहले डबल रहता है, जब इसको ठंडा करते हैं तो इसमें आके ऐसे चारों तरफ से चिपक जाता है। मैं उतना नहीं चिपका के बना सकता, बट बता दिया आपको। अब सबका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं। सबका आंसर हम लोगों ने देख लिया, जल्दी जल्दी करा। वे परिवर्तन जिन्हें वापस अपने मूल रूप में लाया जाता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। घी को
पिघली हुई अवस्था में पुनः जमाया जा सकता है, ये तो मैंने बताया ही था। पेड़ को काटना और फूल खिलना उल्टा नहीं किया जा सकता, ये सब बात याद रखनी है। जो फूल मुरझा गया वो फिर खिल नहीं सकता। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को उसकी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। सीमेंट का सख्त होना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लोहे की रिंग गर्म होने पर फैलती है, ठंडा होने पर लगभग उसी आकार की आ जाती है, यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अस्थायी प्रकृति का होता है। इसे फिर से जम कर पिघलाया जा सकता है, सही बात है। मोमबत्ती को बत्ती जल जाती है और आकार छोटा हो जाता है, अनुत्क्रमणीय है, फिर से उसको रिपीट नहीं आप कर सकते। इससे छोटा छोटा बात है जो पता होना ही चाहिए। पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, सही बात है ना। ये सब पानी को घुले हुए नमक के साथ गर्म करने पर पानी पूरी तरह वाष्पित हो जाने पर नमक प्राप्त किया जा सकता है। कहेगा जी सर ये सब हम ऑलरेडी जान रहे हैं। चपाती वो तो मैं बता ही दिया था। लोहे का रिम ये तो बता ही दिया था अच्छे से, इसमें कुछ है नहीं खास पढ़ने को। ये अभी नहीं करेंगे, 7 अभी नहीं करेंगे, 3 इधर हो गया, आप 3 कर लेते हैं, बताया था ना। SCERT का भी छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेके चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 लेसन उसमें भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें का ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहता है। देखिए ना कितना छोटा छोटा रहता है। देखिए यहाँ से देखिए 3 लेसन किए हुए थे, देखिए यहाँ से ये रहा चौथा लेसन, कितना कम क्वेश्चन होगा देखिएगा। चौथा में कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा मैं बड़ा और करूँ। पहले तो चैप्टर का नाम देखिए, चौथा क्या है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। वैसे पदार्थ जिसे होकर वस्तुएं स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है। अस्पष्ट रूप से दिख रहा है या धुंधली दिखते उसे परभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परभासी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी पर तैरने वाली वस्तुएं डैश होती है, हल्की होती है। इनमें से कौन सा जल से घुलनशील गैस है? जल में ऑक्सीजन घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है। जल में घुलनशील गैस है। जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड घुलाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये तो नहीं क्या घुलाना है। घुलनशील कौन है? ऑक्सीजन घुल जाता है जल में, तभी तो मछली वगैरह सांस लेती है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था पहला चैप्टर में। परभासी वस्तु वे वस्तुएं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं लेकिन वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं। परभासी वस्तुएं आपतित प्रकाश के एक भाग को उसमें गुजरने देती है और कुछ अवशोषित कर लेती है। परभासी वस्तुएं के उदाहरण जैसे पेपर में ऑयल लग गया, तेल लगा हो, बटर पेपर हो, वैक्स पेपर हो, ग्राउंड ग्लास हो या प्लास्टिक की पतली शीट हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लीजिए, कह रहा है पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की होनी चाहिए। लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, बर्फ, तेल, मोम, ये सब क्या है? हल्की वस्तुएं। इन वस्तुओं में से तेल पर तैरने वाली वस्तु लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और मोम भी है। लकड़ी और प्लास्टिक जैसी वस्तुएं केरोसिन पर भी तैर सकती है, लेकिन कागज मिट्टी के तेल में डूब जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कागज मिट्टी के तेल में डूबेंगे या नहीं? तो यस, डूब जाएंगे। घुलनशीलता किसी दिए गए विलय की 1 बिलियन में घुलने की क्षमता होती है। यह संतुलन में बिलियन से घुलने वाली अधिकतम मात्रा को संदर्भ में पाया जाता है। ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है, जो जलीय जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 5, बस उतना 3 क्वेश्चन था। पृथक्करण, क्लासिफिकेशन, अलग करना, सेपरेशन। पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, छानना, चुनना, इन सभी द्वारा ना अलग कर सकते हैं आप। अभी ही हम लोग ने पढ़ा है। चलिए वैसे आंसर भी दिखा देता हूँ। यहाँ है ना 3 ही क्वेश्चन है, पहला का 4, इनमें सभी हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। आंसर देख लीजिए नीचे, है ना 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? घुलनशील पदार्थ, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या दिया गया है। एक मिश्रण 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों से बना होता है जो अलग अलग मात्रा में मौजूद हो सकते हैं और उनका उपयोग करके भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। जो मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए भौतिक गुणों का उपयोग करते हैं। वाष्पीकरण कर सकते हैं, चुनना, आसवन, निष्पादन,
क्रोमेटोग्राफी, इंक से अलग अलग कलर अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पानी आवश्यक गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव या गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण का उपयोग नमक और पानी के पृथक करने के लिए किया जाता है। नमक बच जाता है, पानी उड़ जाता है। घुलनशीलता एक माप है जिसके द्वारा हम एक विशिष्ट तापमान जल में घुलने वाली रासायनिक पदार्थ की मात्रा जान सकते हैं। घुलनशीलता की इकाई को हम ppm या मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं। मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चीनी, सिरका, नमक जल में घुलनशील पदार्थ है, ये सब चीज़ जानते ही हैं। इस चैप्टर इसको भी देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं बताइए। कहेगा सर बड़ा आसान है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कहेगा नहीं सर 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 लिखा गया है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? ठोस, द्रव, गैस। एक होता है बोस-आइंस्टाइन, एक होता है प्लाज्मा। तो 5 हुआ ना। कैसे अब करें हम? इसका आंसर नीचे दिया गया है, देख लीजिए ना। देखिए कितना गड़बड़ दिया गया है यहाँ पे, यहाँ 4 दे दिया गया है। नहीं 5 मारिएगा, ये तो फिर कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे 5 होता है। बोस-आइंस्टाइन को ये छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा गर्म करने पर देखिए प्लाज्मा बनता है, बहुत ठंडा करने पर बोस-आइंस्टाइन बनता है। ठीक है, 5 मारिएगा इसका, 4 पर नहीं रहेगा। इस किताब के हिसाब से 4 दिया गया है, SCERT में 4 दे दिया इसलिए, लेकिन आप 5 मारिएगा NCERT के हिसाब से। दूध का दही में बदलना कैसी परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। कुछ नया बात तो है नहीं। तो यहाँ पे दोस्त 3 लेसन इसमें भी कंप्लीट होता है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपको पसंद आया है हमारा मेहनत तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स डाल दीजिए। क्या आपको अच्छा लगा? यदि कुछ गड़बड़ी लगा है आप वो भी कमेंट्स में डाल के हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सके आपके लिए। कोई और भी चैप्टर या कुछ और भी चीज़ जानकारी चाहते हैं, कुछ और डिटेल्स चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।